नमस्ते और स्वागत है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल। ये किताब स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। इस किताब में वो बिल्कुल आसान भाषा में हमारे यूनिवर्स, मॉडर्न थ्योरीज और कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जैसे ब्लैक होल और बिग बैंग के बारे में बताते हैं। हॉकिंग ने इन सब टॉपिक को ऐसे समझाया है जैसे कोई भी आसानी से समझ सके। आज हम इस बुक की मदद से यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे राज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। स्टीफन हॉकिंग इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसानी सोच और साइंस ने कैसे यूनिवर्स को समझने की कोशिश की है। वो अलग अलग आइडियाज़ जैसे जियोसेंट्रिक मॉडल और हीलियोसेंट्रिक मॉडल, ग्रेविटी, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और उन डिस्कवरी का भी जिक्र करते हैं जो हमें मॉडर्न कॉस्मोलॉजी तक लेकर आई हैं। आपको क्या लगता है, हम यूनिवर्स के बारे में कितना जानते हैं? ये सवाल हर जमाने में लोगों ने अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की है। पहले के लोगों के लिए यूनिवर्स का मतलब एक फ्लैट धरती जिसमें सूरज और चांद इसके आसपास घूमते हैं। ये जियोसेंट्रिक मॉडल था जिसमें धरती को सेंटर माना जाता था। अरिस्टोटल और पटोलमी जैसे थिंकर्स ने इस आइडिया को सपोर्ट किया क्योंकि तब के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये सही लगता था। लेकिन फिर साइंस ने नए टूल्स और ऑब्जर्वेशंस के जरिए इस सोच को चैलेंज किया। 16वीं सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस ने एक नया मॉडल की बात की जिसमें सूरज को यूनिवर्स का सेंटर बनाया गया और धरती उसके इर्द गिर्द घूमती थी। इस थ्योरी को हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। ये आइडिया तब रेवोल्यूशनरी था, लेकिन ये रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट था। इस वजह से इस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का यूज़ करके कोपरनिकस के मॉडल को और स्ट्रांगली सपोर्ट किया। फिर आया आइजैक न्यूटन का ज़माना। न्यूटन ने अपनी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थ्योरी से ये समझाया कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट ने सिर्फ ऑब्जेक्ट के गिरने का रीज़न नहीं दिया, बल्कि समझाया कि प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं। ये थियरी एक बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि इसने यूनिवर्स के बिहेवियर को एक प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क दिया। लेकिन यूनिवर्स का समझ यहीं तक नहीं रुका। 20वीं शताब्दी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए एक और बड़ी लीप दी। आइंस्टीन ने कहा कि स्पेस और टाइम एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ये एक इंट्रोकनेक्टेड सिस्टम है जो ग्रेविटी की वजह से बेंड हो सकता है। अगर एक बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे एक स्टार या ब्लैक होल स्पेस में हो तो ये उसके आसपास के स्पेस और टाइम को डिस्टॉर्ट कर देगा। इस थियरी ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और मोशंस को समझाने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। आइंस्टीन की थियरी के बाद एक और बड़ी डिस्कवरी हुई, द बिग बैंग थियरी। ये थियरी कहती है कि यूनिवर्स एक छोटी सी सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ जिसमें एनर्जी और मैटर का कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट था। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है और इस एक्सपेंशंस को आज भी हम मेज़र करते हैं। हॉकिंग इस डिस्कवरी को एक सिग्निफिकेंट स्टेप मानते हैं जो समझाते हैं कि यूनिवर्स का एक डिफाइनाइट ओरिजिन था। हॉकिंग इस चैप्टर में ये भी समझाते हैं कि कैसे मॉडर्न कॉस्मोलॉजी ने इन थ्योरीज के ज़रिए यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती गई, वैसे वैसे हमारी पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स रिफाइन होती गई। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा इवॉल्व होती रही है। पहले लोगों को लगता था कि धरती यूनिवर्स का सेंटर है, लेकिन डिस्कवरीज ने यह बताया कि यूनिवर्स एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और एक्सपेंडिंग सिस्टम है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू ऑपरेट करता है। हर नए आइडियाज़ ने पुराने सोचों को चैलेंज किया और रिफाइन किया, और इसी प्रोसेस से हमने यूनिवर्स का एक बेटर पिक्चर बनाया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं चैप्टर 2 पे, जिसका नाम है स्पेस एंड टाइम। हॉकिंग इस चैप्टर में स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। वो समझाते हैं कि स्पेस और टाइम सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट है जो मैटर और एनर्जी के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये चैप्टर आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता है और स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अगर आप कभी स्पेस के बारे में सोचते हैं तो शायद आपने ये सोचा होगा कि ये एक खाली जगह है जिसमें स्टार्स और प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ऐसे स्पेस को हम एम्प्टी वैक्यूम समझते हैं, लेकिन आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस को एक नई पहचान दी।
आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये एक कर्व फैब्रिक है जो मैटर की वजह से बेंड होता है। ये थियोरी ये समझाती है कि अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे एक प्लैनेट्स या स्टार्स स्पेस में रखा जाए तो वो स्पेस को कर्व कर देगा। इसका मतलब है कि स्पेस स्टैटिक या फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है और ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप एक हैवी बॉल को स्ट्रेच रबर सीट पर रखेंगे तो वो सीट नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। इसी तरह एक मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार स्पेस को बेंड करता है। ये बेंडिंग स्पेस को इन्फ्लुएंस करता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। आइंस्टीन ने यह भी बताया कि टाइम भी स्पेस के साथ लिंक्ड है। जैसे स्पेस के शेप बेंड हो सकता है वैसे भी टाइम भी बेंड होता है और इसको हम स्पेस टाइम के रूप में समझते हैं। स्पेस टाइम एक ऐसा फैब्रिक की तरह होता है जिसपे स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप स्पीड से घूमते हैं तो आपका टाइम थोड़ा स्लो हो सकता है, जो टाइम डायलेशन का इफेक्ट कहलाता है। इसका मतलब है कि हाई स्पीड पे टाइम का परसेप्शन अलग होता है। हॉकिंग इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि न्यूटन के टाइम में लोग स्पेस और टाइम को अलग अलग समझते थे। न्यूटन के हिसाब से स्पेस एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क था जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करते थे और टाइम एक कांस्टेंट चीज़ थी जो हर जगह सेम थी। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि टाइम और स्पेस अलग नहीं है, दोनों का एक शेयर्ड नेचर है। ये बात समझने से हम यूनिवर्स के रूल्स को नए तरीके से देखने लगते हैं। हॉकिंग फर्दर यह भी एक्सप्लेन करते हैं स्पेस और टाइम का एक दूसरे से कितना गहरा संबंध है। यूनिवर्स का हर एस्पेक्ट, चाहे वो ग्रेविटी हो, स्पीड हो या लाइट हो, यह सब स्पेस टाइम के इंटरेक्शंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड और मास के साथ स्पेस टाइम को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे भी लाइट भी स्पेस टाइम के फैब्रिक में अपने पाथ को फॉलो करती है। हॉकिंग इस चैप्टर में यह भी एक्सप्लेन करते हैं ब्लैक होल कैसे स्पेस में टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होता है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ इंक्लूडिंग लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। यह स्पेस टाइम का एक स्ट्रिंग बेंडिंग है जिसे हम ब्लैक होल के फेनोमेनन कहते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि स्पेस और टाइम एक इंटरकनेक्टेड फैब्रिक है जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि ये मैटर और एनर्जी के साथ डीपली कनेक्टेड है। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये समझाया कि स्पेस और टाइम एक नए तरीके से देखना ज़रूरी है। यूनिवर्स का हर एक प्रोसेस का, चाहे वो ग्रेविटी हो या ब्लैक होल्स, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जिसका नाम है द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। हॉकिंग इस चैप्टर में ये बताते हैं कि यूनिवर्स का साइज एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है बल्कि ये टाइम के साथ एक्सपेंड हो रहा है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए कैसे पता चला कि यूनिवर्स एक फाइनाइट पॉइंट से शुरू हुआ था और तब से कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। चैप्टर में गैलेक्सी की मूवमेंट, रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट और एडविन हबल के डिस्कवरी का जिक्र है जो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। सोचिए कि आप रात के आसमान को देख रहे हैं। आपको लगता है कि स्टार और गैलेक्सीज अपनी फिक्स्ड जगह पर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं? इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। पहले के समय में लोग सोचते थे कि यूनिवर्स हमेशा स्टैटिक और अनचेंज रहा है। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का मानना था कि यूनिवर्स इटर्नल और स्टेशनरी है और ये आइडिया कई सालों तक एक्सेप्टेड था। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हुआ। एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए ये बताया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हबल ने ये ऑब्जर्वेशंस करते वक्त एक साइंटिफिक फेनोमेनन नोट किया जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट हमसे दूर मूव कर रहा होता है तो उसकी लाइट का वेवलेंथ लॉन्गर हो जाता है। ये एक तरह का डॉपलर इफेक्ट है जो बताता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अगर गैलेक्सी दूर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो एक टाइम पर फाइनाइट पॉइंट पर थी। ये डिस्कवरी बिग बैंग की थ्योरी का एक बेस बनी। बिग बैंग थ्योरी कहता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन एक एक्सट्रीमली डेंस और हॉट पॉइंट से हुआ था और तब से ये एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब है कि एक डिफाइनाइट मोमेंट में 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का शुरुआत हुआ। हॉकिंग इस चैप्टर में ये बताते हैं कि एक्सपेंशंस का मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सी खुद अपनी पोजीशन से मूव कर रही हैं, बल्कि
स्पेस इटसेल्फ एक्सपेंड कर रहा है और गैलेक्सी उस एक्सपेंडिंग फैब्रिक पर एक राइड कर रही है। ये एक ऐसे बलून की तरह है जिसमें पॉइंट्स ड्रॉ किए गए हैं। जब बलून फूलता है तो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर होते हैं बिना अपनी पोजीशंस बदले। हॉकिंग बताते हैं कि इस एक्सपेंशंस का एक फैसिनेटिंग इम्प्लीकेशंस ये है कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें तो गैलेक्सीज एक फाइनाइट पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। ये पॉइंट एक सिंगुलैरिटी है जहां डेंसिटी और टेम्परेचर इनफाइनाइट थे। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स कूल हो रहा है और कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। वो ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो इसका फ्यूचर क्या होगा। क्या ये हमेशा एक्सपेंड करेगा या एक समय के बाद कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। ये सवाल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के लिए अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि यूनिवर्स एक डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम है जो बिग बैंग के बाद से एक्सपेंड कर रहा है। एडविन हबल के रेड शिफ्ट के ऑब्जर्वेशंस ने यह बताया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है। यह डिस्कवरी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो बताता है कि यूनिवर्स का एक डिफाइनाइट ओरिजिन था और इसका फ्यूचर भी एक मिस्ट्री है। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, जिसका नाम है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग एक रेवोल्यूशनरी आइडिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में इंट्रोड्यूस किया था। हॉकिंग एक्सप्लेन करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के इस प्रिंसिपल की वजह से हम किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशंस और मोमेंटम एक साथ नहीं जान सकते। ये प्रिंसिपल क्लासिकल फिजिक्स के डिटर्मिनिस्टिक आइडिया को चैलेंज करता है और हमें एक प्रोबेबिलिस्टिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्रिकेट बॉल का पोजीशंस और स्पीड एक साथ मेजर कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली जान सकते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसा करना इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग ने यह आइडिया प्रपोज किया कि अगर हम एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन का पोजीशंस एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो उसका मोमेंटम यानी स्पीड अनसर्टेन हो जाता है, और अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेज़र करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी पार्टिकल का बिहेवियर को कम्प्लीटली सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। हॉकिंग समझाते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स। क्लासिकल फिजिक्स के डिटर्मिनिस्टिक व्यूज़, जो न्यूटन्स के लॉज पर बेस्ड हैं, कहते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस को जानें तो उसका फ्यूचर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सोच को चैलेंज करता है और बताता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स को सोचना होगा। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हॉकिंग इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस चीज़ को आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी सुना होगा। क्वांटम पार्टिकल्स जैसे लाइट के फोटॉन्स कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वेव की तरह। ये डुअल नेचर क्वांटम वर्ल्ड के बिहेवियर को और भी अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। हॉकिंग इस प्रिंसिपल को और समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को पोजीशंस को मेज़र करना चाहते हैं तो आपको लाइट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराती है वो इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम को डिस्टर्ब कर देती है। इसका मतलब है कि आप पोजीशंस या मोमेंटम दोनों चीज़ों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स के और भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में मदद करता है, जैसे क्वांटम टनलिंग और वर्चुअल पार्टिकल्स। क्वांटम टनलिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि क्वांटम टनलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल अपनी एनर्जी से ज़्यादा बड़ी बैरियर को टनल करके पार कर लेते हैं। ये क्वांटम पार्टिकल के वेव लाइक नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से होता है। जैसे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस क्वांटम टनलिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपस में टकराकर फ्यूज हो जाएं, लेकिन क्वांटम टनलिंग की वजह से वो बैरियर को पार करते हैं और फ्यूजन रिएक्शन होता है जो सन के लाइट और एनर्जी का सोर्स है। और दूसरा है वर्चुअल पार्टिकल्स। वर्चुअल पार्टिकल्स वो टेम्पररी पार्टिकल होते हैं जो क्वांटम वैक्यूम में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। ये प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, जो अलाउ करता है कि एनर्जी और टाइम के बीच एक टेम्पररी एक्सचेंज हो।
इन वर्चुअल पार्टिकल्स का कोई रियल परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये क्वांटम इंटरैक्शंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ब्लैक होल के पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं। इस रेडिएशंस का सोर्स वर्चुअल पार्टिकल है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास एक वर्चुअल पार्टिकल पेयर, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट होते हैं। कभी कभी एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा पार्टिकल बाहर निकल जाता है, जो एनर्जी इमिट करता है। ये प्रोसेस ब्लैक होल के मास को धीरे धीरे कम करती है। हॉकिंग ये भी समझाते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इम्पैक्ट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक सीमित नहीं है। ये प्रिंसिपल ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के ओरिजिन जैसे बड़े फेनोमेनन को समझाने में मदद के काम आता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल रूल है, जो बताता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम किसी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स के आइडिया को चैलेंज करता है और प्रोबेबिलिटी नेचर के यूनिवर्स का दरवाज़ा खोलता है। क्वांटम वर्ल्ड की अनप्रिडिक्टेबिलिटी मॉडर्न फिजिक्स के कई रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज का बेस बन गई हैं। अब आते हैं चैप्टर 5 पे, जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। इस चैप्टर में हॉकिंग एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे यूनिवर्स को बनाने वाले सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। हॉकिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स के टाइप, उनका रोल और उनके इंटरैक्शंस को समझाते हैं। साथ ही वो फोर्स ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं जो इन पार्टिकल के बीच की इंटरैक्शंस को कंट्रोल करती हैं। चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स और पार्टिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और फोकस है, जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स और फंडामेंटल फोर्सेस। इतने बड़े विशाल यूनिवर्स के पीछे का मिस्ट्री माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर छिपा है। सबसे छोटी चीज़ जैसे एटम भी फर्दर डिवाइडेड होती है। एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि एटम सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने बताया कि एटम भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल दो मेन टाइप के होते हैं, फर्मियोन्स और बोसोन्स। फर्मियोन्स ये मैटर बनाते हैं। फर्मियोन्स के भी दो सब टाइप होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पार्ट हैं और लेप्टॉन्स ये पार्टिकल इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एलिमेंट्री पार्टिकल बोसोन्स, ये पार्टिकल फोर्सेस को कैरी करते हैं, जैसे फोटोन, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कैरी करते हैं। ये पार्टिकल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे वीक फोर्स हैं जो लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट्स और स्टार को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शंस करता है और लाइट को कंट्रोल करता है। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के न्यूक्लियस के अंदर बंधे रखते हैं। चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये रेडियो एक्टिव डीके और न्यूक्लियर रिएक्शंस का रीज़न है। हॉकिंग ये भी समझाते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का एक थियरी है जो इन पार्टिकल और फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी को प्रॉपरली इंक्लूड नहीं करता, जो एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है। एक और डिस्कवरी जो हॉकिंग डिस्कस करते हैं वो है हिग्स बोसोन्स, जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। हिग्स बोसोन्स एक स्पेशल बोसोन है जो पार्टिकल के उनकी मास देता है। अगर मास ना हो तो पार्टिकल एक जगह रुक नहीं पाएंगे और यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चैप्टर में हॉकिंग यह भी बताते हैं कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल को समझने के लिए साइंटिस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये एक्सेलरेटर पार्टिकल को हाई स्पीड पर टकराते हैं, जो इनके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ के स्टडी करने में मदद करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि एलिमेंट्री पार्टिकल यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन पार्टिकल के इंटरेक्शंस को कंट्रोल करती हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ने इन्हें एक्सप्लेन करने में मदद की है, लेकिन अभी भी ग्रेविटी को इस मॉडल में प्रॉपरली समझाना बाकी है। ये अंडरस्टैंडिंग हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी देता है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 पे, जिसका नाम है ब्लैक होल्स। इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल के मिस्टीरियस नेचर और उनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझाते हैं। हॉकिंग डिस्कस करते हैं कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है और कैसे ये टाइम और स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं।
साथ ही वो ब्लैक होल्स के यूनिक फेनोमेनन जैसे इवेंट होराइजन और हॉकिंग रेडिएशंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ब्लैक होल्स साइंस के सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट हैं। ये तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार अपने लाइफ साइकिल के एंड पर कोलैप्स करता है। जब एक स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म हो जाता है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल उसके कोर को इनवॉर्ड कोलैप्स कर देता है। अगर मास ज़्यादा हो तो ये कोलैप्स एक ब्लैक होल बना देता है, एक ऐसी जगह जहां मैटर एक इनफाइनाइटलेसली स्मॉल पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी में कंप्रेस्ड हो जाता है। ब्लैक होल्स का सबसे यूनिक फीचर है उनका इवेंट होराइजन। ये एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर जो चीज़ जाती है वो वापस नहीं आती, लाइट भी नहीं। इवेंट होराइजन के अंदर का फिजिक्स अभी भी एक मिस्ट्री है। हॉकिंग ये बताते हैं कि इवेंट होराइजन के बियॉन्ड हम किसी भी इंफॉर्मेशंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हॉकिंग रेडिएशन के कॉन्सेप्ट के जरिए हॉकिंग बताते हैं कि ब्लैक होल कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होते। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के हिसाब से ब्लैक होल अपने मास और एनर्जी को धीरे धीरे एमिट करते हैं, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन एक्सप्लेन करता है ब्लैक होल इवेंचुअली एवोपरेट हो सकते हैं। ब्लैक होल के पास एक और फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी है, ये टाइम और स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। हॉकिंग डिस्कस करते हैं कि ब्लैक होल के नियर टाइम स्लो हो जाता है, जो आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूल्स को कंफर्म करता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में आता है वो है वर्म होल्स। ये थियोरेटिकल पासेज हैं जो ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम के बीच शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ थियोरेटिकल हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुए हैं। ब्लैक होल के स्टडीज़ हमें यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशन और क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के कनेक्शन को समझाने में मदद करते हैं। हॉकिंग इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मोजिक लेबोरेटरीज की तरह ट्रीट करते हैं, जहां हम नेचर के डीपेस्ट सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ब्लैक होल एक ऐसे रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये डेंस ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉकिंग रेडिएशन के जरिए ये पता चलता है कि ब्लैक होल स्टैटिक नहीं होते, वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं। ब्लैक होल्स का स्टडी हमें क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के बीच का कनेक्शंस को समझने का एक यूनिक मौका देता है। अब चैप्टर 7 का नाम है ब्लैक होल आर नॉट सो ब्लैक। स्टीफन हॉकिंग इस चैप्टर में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि ब्लैक होल्स पूरी तरह ब्लैक नहीं होते। हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ डिटेल में समझाया गया है, जिससे पता चलता है कि ब्लैक होल अपने मास और एनर्जी को धीरे धीरे लूज करते हैं। इस चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स का एक सरप्राइजिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, जो ब्लैक होल की मिस्टीरियस नेचर को समझने में हेल्प करता है। ब्लैक होल का इमेज हमेशा एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो अपने पास आने वाली हर चीज़ को निगल देता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के रिसर्च ने ये परसेप्शन बदल दिया। क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के हिसाब से ब्लैक होल परफेक्टली ब्लैक नहीं होते। हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट के जरिए ये समझाया गया है कि ब्लैक होल्स एनर्जी इमिट करते हैं। ये रेडिएशन तब होता है जब ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से वर्चुअल पार्टिकल का पेयर क्रिएट होता है। एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिरता है और दूसरा पार्टिकल एस्केप कर जाता है। एस्केप होने वाला पार्टिकल एनर्जी के फॉर्म में इमिट होता है और इस प्रोसेस से ब्लैक होल का मास धीरे धीरे कम होता है। ये डिस्कवरी क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के बीच एक सरप्राइजिंग कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के हिसाब से एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है, और यही हॉकिंग रेडिएशंस का बेसिस है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हॉकिंग इस चैप्टर में बताते हैं वो है कि ब्लैक होल्स अपनी इंफॉर्मेशंस को परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करते। पहले ये माना जाता था कि ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हॉकिंग रेडिएशंस इस इंफॉर्मेशंस को बाहर निकालने का एक थियोरेटिकल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ये आइडिया इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के सॉल्यूशन की तरफ एक कदम है। हॉकिंग ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर ब्लैक होल अपने मास और एनर्जी को इमिट करते हैं तो वो एक दिन कम्प्लीटली एवोपरेट हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में ब्लैक होल के पास एक फाइनल बर्स्ट होता है, जिसमें वो अपनी रिमेनिंग एनर्जी को एक पावरफुल एक्सप्लोजन्स के रूप में रिलीज करते हैं।
ब्लैक होल का स्टडी हमें ये समझाता है कि यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक या परमानेंट नहीं है। हर चीज़ इवॉल्व करती है, चाहे चाहे वो ब्लैक होल जैसी पावरफुल एंटिटी ही क्यों ना हो। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ब्लैक होल सिर्फ एक ग्रेविटेशनल ट्रैप नहीं है जो लाइट और मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। हॉकिंग रेडिएशंस के जरिए ये पता चलता है कि ब्लैक होल एनर्जी इमिट करते हैं और धीरे धीरे एवोपरेट होते हैं। ये डिस्कवरी क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के बीच का कनेक्शंस को समझाने का एक नया डायमेंशन प्रोवाइड करती है और ये बताती है कि नेचर अपने डीपेस्ट सीक्रेट को अनकवर करने का एक तरीका हमेशा रखता है। अब आते हैं चैप्टर 8 पे, जिसका नाम है द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स। फेट मतलब होता है भाग्य। इस चैप्टर में हॉकिंग्स एक्सप्लेन करते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। वो बिग बैंग थ्योरी, कॉस्मिक एक्सपेंशन और यूनिवर्स के पॉसिबल एंड्स के सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ओरिजिन और फेट के आंसर ढूंढने की कोशिश करती है। यूनिवर्स एक विशाल और मिस्टीरियस जगह है, लेकिन इसका ओरिजिन और एंड काफ़ी साइंटिफिक थियोरीज और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हॉकिंग सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। बिग बैंग एक ऐसी इवेंट थी जिसमें पूरी यूनिवर्स का सारे मैटर और एनर्जी एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन के जरिए एक्सपेंड करना शुरू किया। इस इवेंट के बाद टाइम और स्पेस का भी क्रिएशन हुआ। बिग बैंग थ्योरी की कन्फर्मेशंस के लिए हॉकिंग्स सीएमबी रेडिएशंस के एविडेंस को हाईलाइट करते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो बिग बैंग के बाद बचे हुए थर्मल रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यूनिवर्स सिर्फ शुरू होने पर ही ख़त्म नहीं होता, इसका फ्यूचर भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। हॉकिंग यूनिवर्स के एक्सपेंशंस के लिए थियोरीज पर फोकस करते हैं। वो सबसे पहले बताते हैं ओपन यूनिवर्स के बारे में। अगर यूनिवर्स की डेंसिटी कम है तो एक्सपेंशन हमेशा होती रहेगी और यूनिवर्स कोल्ड और लाइफलेस बन जाएगा। फिर वो क्लोज्ड यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। अगर यूनिवर्स की डेंसिटी हाई है तो एक दिन ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक्सपेंशन रुक जाएगी और यूनिवर्स कोलैप्स करके बिग क्रंच बन जाएगा। फिर वो फ्लैट यूनिवर्स के बारे में बताते हैं। अगर डेंसिटी एक क्रिटिकल पॉइंट पर है तो एक्सपेंशन धीरे धीरे होते हुए एक स्टेबल स्टेट पर पहुंच जाएगा। हॉकिंग क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को कंबाइन करके एक आइडिया डिस्कस करते हैं, नो बाउंड्री प्रपोजल। इसके हिसाब से यूनिवर्स का वो ओरिजिन में कोई बिगिनिंग नहीं थी। टाइम और स्पेस एक फाइनाइट लूप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसका कोई बाउंड्री नहीं है। ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के आइडियाज़ को चैलेंज करता है। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है इन्फ्लेशन थियोरी के बारे में। ये थियोरी बताती है कि बिग बैंग के बाद एक शॉर्ट पीरियड में यूनिवर्स काफ़ी रैपिडली एक्सपेंड हुआ, जिसे गैलेक्सीज और स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशंस का फाउंडेशन रखा गया। हॉकिंग ये भी समझाते हैं कि यूनिवर्स के एंड के सिनेरियोस क्वांटम फिजिक्स के और डिस्कवरी पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डार्क एनर्जी का रोल समझा जाए तो शायद एक्सपेंशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि यूनिवर्स के ओरिजिन बिग बैंग के जरिए शुरू हुआ, जो एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। इसका फ्यूचर उसकी डेंसिटीज और फोर्सेस पर डिपेंड करता है। हॉकिंग का नो बाउंड्री प्रपोजल और इन्फ्लेशन थ्योरी हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स के चैलेंज करती है। ये चैप्टर बताता है कि हमारे यूनिवर्स का समझ भी अब भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन एक दिन हम शायद इसके ओरिजिन और फेट के सीक्रेट को पूरी तरह अनलॉक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 पे, जिसका नाम है द एरो ऑफ टाइम। इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग समझाते हैं कि टाइम एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में क्यों फ्लो करता है, जिसे टाइम का एरो कहते हैं। वो टाइम हमारे लिए एक डेली एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक यूनिक फीचर भी है जो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को डिफाइन करता है। स्टीफन हॉकिंग टाइम के फ्लो को समझाने के लिए 3 एरो ऑफ टाइम का जिक्र करते हैं। पहला है थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम। थर्मोडायनेमिक एरो को समझाने के लिए हम एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। हॉकिंग बताते हैं कि यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एक गर्म चीज़ हमेशा ठंडी होती है, लेकिन एक ठंडी चीज़ गर्म नहीं होती अनलेस एनर्जी ऐड न किया जाए।
ये एक डायरेक्शन डिफाइन करती है। पास्ट में एंट्रोपी लो थी और फ्यूचर में वो हाई होती जाती रहती है। और दूसरा साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। ये एरो एक्सप्लेन करता है कि हम टाइम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हम पास्ट को याद करते हैं लेकिन फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हॉकिंग कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक एरो के साथ अलाइन करता है। हमारे मेमोरी का काम और टाइम का फ्लो एंट्रोपी के इंक्रीज होने के साथ रिलेटेड है। और तीसरा वो कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं। कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम एक्सप्लेन करता है कि टाइम का फ्लो यूनिवर्स के एक्सपेंशंस के डायरेक्शंस के साथ कनेक्टेड है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और ये एक्सपेंशन टाइम के फ्लो का एक इंडिकेटर है। अगर कभी फ्यूचर में यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करे तो शायद टाइम का फ्लो भी रिवर्स हो जाए, लेकिन ये सिर्फ अभी एक थ्योरेटिकल है। हॉकिंग टाइम के फ्लो के फिजिक्स को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि अगर यूनिवर्स एक दिन कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाए, जिसे बिग बिग क्रंच कहते हैं, तो एंट्रोपी और कॉस्मोलॉजिकल एरो के बीच का रिलेशंस कैसे चेंज करेगा। लेकिन वो कंक्लूड करते हैं कि ये हाईली अनलाइकली है कि साइकोलॉजिकल एरो उल्टा होगा। हम टाइम को हमेशा एक डायरेक्शन में परसीव करेंगे। चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम और क्वांटम मैकेनिक्स का रिलेशनशिप। क्वांटम मैकेनिक एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एंट्रोपी के लॉ के टाइम को फिक्स्ड डायरेक्शन में चलने पर मजबूर करता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि टाइम का फ्लो एक डिफाइनाइट डायरेक्शंस में होता है, जो थर्मोडायनेमिक्स, साइकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी के रूल के जरिए डिफाइन किया जा सकता है। एंट्रोपी का बदलना टाइम के इरिवर्सिबल नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। हॉकिंग का काम इस बात को हाईलाइट करता है कि यूनिवर्स का टाइम का डायरेक्शंस हमारे एग्जिस्टेंस और परसेप्शंस के लिए फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 पे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है वर्म होल एंड टाइम ट्रेवल। इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग एक्सप्लोर करते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और अगर है तो कैसे। वो वर्म होल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स जो थ्योरेटिकली पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का जरिया हो सकते हैं। लेकिन वो टाइम ट्रेवल के साथ एसोसिएटेड पैराडॉक्सेस और प्रैक्टिकल चैलेंजेस पर भी बात करते हैं। टाइम ट्रेवल हमेशा एक फैसिनेटिंग आइडिया रहा है जो ह्यूमन इमेजिनेशंस और साइंस फिक्शंस का हिस्सा है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं। इसका बेस आइंस्टीन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो बताता है कि स्पेस और टाइम एक कंटिन्यूम एक रूप में एग्जिस्ट करता है और उन्हें डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। हॉकिंग वर्म होल को इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्म होल को स्पेस टाइम के शॉर्टकट के रूप में समझा जा सकता है, एक टनल जो डिस्टेंट पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। अगर एक वर्म होल का एक माउथ प्रेजेंट में है और दूसरा फ्यूचर या पास्ट में हो तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को करने में बहुत सारी चैलेंजेस भी है। वो चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। पहला, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। वर्म होल काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और अपने आप कोलैप्स कर जाते हैं। इन्हें ओपन रखने के लिए एक्जॉटिक मैटर की ज़रूरत होती है, ऐसी मैटर जो नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी प्रोसेस करे, लेकिन आज तक एक्जॉटिक मैटर का ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम आती है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की। टाइम ट्रेवल के लिए वर्म होल को क्रिएट करना और स्टेबलाइज करने के लिए अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो हमारे करेंट टेक्नोलॉजी के बाहर है। तीसरा प्रॉब्लम्स आता है वो है टाइम ट्रेवल पैराडॉक्सेस। अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो तो ये लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कहता है कि अगर कोई पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो उसका अपना एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाएगा। हॉकिंग इस तरह के पैराडॉक्सेस को कैजुअल लूप्स कहते हैं। वो बताते हैं कि ये टाइम ट्रेवल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हॉकिंग एक और कॉन्सेप्ट प्रपोज करते हैं, क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्चर। वो कहता है कि नेचर के लॉस टाइम ट्रेवल को अवॉइड करते हैं। ये कंजक्चर बताता है कि वर्म होल को स्टेबल रखना या टाइम ट्रेवल को प्रैक्टिकल बनाना क्वांटम लॉस के अगेंस्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि हम शायद कभी भी पास्ट में नहीं जा सकेंगे।
लेकिन वो फ्यूचर के पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं। हॉकिंग ये भी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है अगर किसी तरह एग्जॉटिक मैटर या हाई एनर्जी सोर्स का यूटिलाइज किया जा सके तो वर्म होल का यूज़ करके टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडियाज़ है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि वर्म होल और टाइम ट्रैवल का आइडिया साइंटिफिकली पॉसिबल लगता है, लेकिन ये अभी काफ़ी प्रैक्टिकल चैलेंजेस और पैराडॉक्सेस के साथ आता है। हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शंस कंजक्चर बताता है कि नेचर के लॉज शायद टाइम ट्रेवल को अलाउ नहीं करते। ये चैप्टर टाइम और स्पेस की मिस्ट्रीज को समझाने का एक फैसिनेटिंग कोशिश है, लेकिन ये भी दिखाता है कि टाइम ट्रेवल अभी तक एक स्पेकुलेटिव कॉन्सेप्ट है जो थियरी से आगे नहीं बढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 पे, जिसका नाम है द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। हॉकिंग इस चैप्टर में फिजिक्स के सबसे एम्बिशियस गोल एक यूनिफाइड थियरी बनाने के बारे में बात करते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस को एक साथ यूनिफाई करने की कोशिश की जा रही है और क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है। ये चैप्टर फिजिक्स के अल्टीमेट एम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को समझाने का एक डीप डाइव है। फिजिक्स का काम है यूनिवर्स के काम करने और उसके लॉज को समझना। पिछले कुछ सेंचुरी में साइंटिस्ट ने अलग अलग फंडामेंटल फोर्सेस और उनके लॉज को डिस्कवर किया है। आज तक हमने यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो प्राइमरी थियरीज बनाई हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के पार्टिकल्स और फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो ग्रेविटी और लार्ज स्केल फेनोमेनन जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल को डिस्क्राइब करती है। लेकिन ये दोनों थियरीज एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हॉकिंग कहते हैं कि यूनिफाइड थ्योरी की ज़रूरत है जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों को समझा सके। 1916 के बाद साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रोवीक थ्योरी बनाई, जो एक स्टेप टुवर्ड यूनिफिकेशन था। अब एम ये है कि सब फोर्सेस को ग्रेविटी के साथ कंबाइन करके एक सिंगल थ्योरी बनाया जाए। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में भी हॉकिंग बताते हैं। हॉकिंग एक्सप्लेन करते हैं कि एक प्रॉमिसिंग अप्रोच स्ट्रिंग थ्योरी है जो बताती है कि पार्टिकल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के बीच के गैप को फिल करने का पोटेंशियल कैंडिडेट है, लेकिन अभी तक ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो पाई है। और वो एम थ्योरी के बारे में ही बताते हैं। हॉकिंग एम थ्योरी के मेंशंस करते हैं जो स्ट्रिंग थ्योरी का एक एडवांस वर्जन है और मल्टीपल डायमेंशंस को इंक्लूड करता है। यह थ्योरी एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क का फाउंडेशन बन सकती है, लेकिन इन थ्योरी को यूनिफिकेशन करने में बहुत सारी चैलेंजेस सामने आती हैं। पहला चैलेंजेस है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बहुत हाई एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो स्ट्रिंग थ्योरी जैसे आइडिया को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी हो। और दूसरा प्रॉब्लम है मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। यूनिफाइड थ्योरी के इक्वेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं जो इस फील्ड को समझना और एडवांस करना मुश्किल बनाते हैं। और तीसरा है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है जो अभी भी समझना बाकी है, जो यूनिफिकेशंस के प्रोसेस का एक बड़ा चैलेंज बनाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि फिजिक्स का अल्टीमेट गोल एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग डेवलप करना है जो नेचर के सभी फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल को एक्सप्लेन कर सके। स्टीफन हॉकिंग का काम हमारे अंडरस्टैंडिंग को इस एज पर है और वो समझाते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को यूनिफाई करने के बिना हम यूनिवर्स की डीपर मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक यूनिफाइड थ्योरी तक पहुंचना अभी भी एक डिफ़िकल्ट और ऑनगोइंग जर्नी है। अब चैप्टर 12 है कंक्लूजन। इस चैप्टर में स्टीफन हॉकिंग अपनी पूरी बुक को समराइज करते हैं और अपनी थ्योरीज़ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं। वो अपने आइडियाज़ और थ्योरीज़ को ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए क्या क्या डिस्कवरीज और एडवांसमेंट ज़रूरी है। इस चैप्टर में वो अपनी फ़िलॉसफी और साइंटिफिक क्वेस्ट को कंक्लूड करते हैं और फ्यूचर में हमारे साइंटिफिक जर्नी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जर्नी में उन्होंने स्पेस और टाइम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। उन्होंने हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फ्यूचर के बारे में अपने आइडियाज़ और थ्योरी को एक्सप्लोर किया है। हॉकिंग का मेन फोकस बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल और क्वांटम मैकेनिक्स पर था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया और ये समझाया कि कैसे इन थ्योरीज को समझकर हम अपने यूनिवर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, वो उनका एक क्लियर मैसेज मिलता है, हमें अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग को एक यूनिफाइड थियरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ये यूनिफिकेशंस हमारे लिए एक अल्टीमेट गोल है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन कर सकें। हॉकिंग बताते हैं कि साइंस और फिलॉसफी का इंटरकनेक्टेड होना भी ज़रूरी है। साइंटिस्ट थ्योरी को समझना सिर्फ इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं है, बल्कि एक हमारे एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स को समझने का एक इम्पोर्टेंट टूल है। अगर हम फ्यूचर में अपने अंडरस्टैंडिंग को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो हम अपने यूनिवर्स के डीपर सीक्रेट्स को भी जान सकते हैं। हॉकिंग इस चैप्टर में अपने प्रपोजल एक्सपीरियंस का भी जिक्र करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद अपने रिसर्च को परस्यू किया। वो ये भी दिखाते हैं कि अगर इंसान अपने गोल को परस्यू करे और अपने दिमाग को खुला रखे तो वो कई चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। साइंस की दुनिया में बाउंड्रीज को तोड़ना और ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर सकते हैं। हॉकिंग का ये भी कहना था कि ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंटेलेक्ट का रोल यूनिवर्स का समझने में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को नर्चर करें तो हम काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं जो पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल लगती थी। इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि हॉकिंग इस चैप्टर के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हमारी साइंटिफिक जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यूनिवर्स और टाइम के मिस्ट्रीज को समझने की क्वेस्ट ऑनगोइंग है। उन्होंने बताया है कि अगर हम अपने साइंटिफिक गोल्स को परस्यू करते रहें तो हम एक दिन एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंच सकते हैं। उनका मैसेज है कि साइंस और फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन हमें अपने एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स को समझने में मदद करता है और ये क्यूरियोसिटी और इंटेलेक्ट का प्रोसेस कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। तो ये था सफ़र हमारे यूनिवर्स और हमारे एग्जिस्टेंस की। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। आपका एक कमेंट मुझे और पॉडकास्ट बनाने में मोटिवेट करता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।